नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज अप्रैल महीना अंततः भीषण गर्मी की याद दिलाते हुए, आज आखिरी दिन है गर्मी का इंदौर अप्रैल के महीने की। आज तापमान जरूर 40 के लगभग बना हुआ है, पर मई की भीषण गर्मी की तैयारी भी अब शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में वहीं शहर में कुछ खबरें हैं जिस पर हम आपको अवगत कराएंगे। आज हम दोपहर की खबरों शुरू करेंगे। पहले पेज की खबरों हम बाद में बात करेंगे, पर आज दोपहर की खबरों से हम खबरें एक तो बहुत अच्छी है जिस पर हमको बात करना चाहिए। एक तो मई का, वो टेम्परेचर पर भी बात कर लेते हैं। मई का जो रिकॉर्ड है अभी तक, उसमें 46 डिग्री से ज़्यादा 1994 में 46 डिग्री के पार जा चुका है तापमान यहाँ पर। और मई में ही कम से कम 9 बार पानी गिरने का रिकॉर्ड भी इंदौर का ही दर्ज है। इसके अलावा इस साल अल नीनो का प्रभाव भी रहेगा, तो कुछ नहीं कह सकते। जैसे आज कर्नाटक में ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है, मतलब बिल्कुल ऐसी कि कश्मीर की घाटी में नहीं हुई होगी, इतना भयानक ओलावृष्टि उस पूरे क्षेत्र में बारिश हुई है। तो मौसम आप अपने आप कभी भी करवट किसी भी समय लेने की स्थिति में बना रहेगा। तो इंदौर में अब मई महीने में आपको तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिलेगी, और यह हो सकता है कि आपको बीच बीच में कभी ठंडी हवा और ठंडी बारिश के कारण आपको राहत भी मिल सकती है। पर इसी के साथ आपको स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब तापमान का चढ़ना उतरना, पानी ठंडा गर्म पीने में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बीमारी के उसमें उलझ जाए। क्या साहब? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूंगा पिछले साल भी मई में भी इस तरीके का ही मौसम बना था। मई में बारिश भी की शुरुआत हो गई थी। मतलब पिछले साल बारिश जो है मई से शुरू हो गई थी। गर्मी बारिश का दौर चलता रहा, और पिछले साल गर्मी ने से अप्रैल के अलावा ज़्यादा सताया नहीं था। अप्रैल में मई में पानी गिरा, जून में पानी गिरा, फिर जुलाई में जाके उसकी रफ्तार स्लो हो गई थी। जुलाई पूरा सूखा निकला था। फिर अगस्त के जो है 15 तारीख बाद पानी गिरा था। पर कुल मिलाकर पानी ने अपना काम कर दिया था। तो जिस तरीके से अल नीनो का असर जो आप इस बार बता रहे हैं, वैसा मुझे लगता है पिछले साल हम लोग वो देख चुके हैं। अगर इस बार भी वैसा ही रहा तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी जो हम देख चुके हैं अप्रैल की, जैसी भन्नाटेदार गर्मी जो हमने इंदौर की भाषा में कहूँ वो देख चुके हैं, तो मई में अगर ऐसा ही मौसम रहा तो हमको इससे भी तपन वाली तेज़ गर्मी देखनी है। अगर अल नीनो का असर हो गया, बारिश ने अपनी आमद दे दी, तो मुझे लगता है पानी गिरता रहेगा, गर्मी होती रहेगी, तो उमस गर्मी के बीच ये महीना चलता रहेगा। पिछले बार भी अधिकतम 44.5 डिग्री तापमान जा चुका था, यह हालत थी। और एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। ये हो गया, यस, एक खबर और ये, अब इंदौर में फायर ब्रिगेड वाले की सुरक्षा, फायर ब्रिगेड को लेकर भी कई तैयारियां की जा रही है। इसमें अभी तक एक ड्रोन, अब ये ड्रोन भी आ गए हैं जो सीधे, अभी तक एक रोबोट भी पिछले दिनों आए थे, जिससे आप सीधे अंदर सुरक्षित व्यवस्था से एक साथ 5 या 6 जगह चारों दिशा में पानी फेंक सकते हैं। अब ड्रोन भी आ गए हैं जो इंदौर फायर ब्रिगेड को मिले। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर आप ऊपर नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ सीधे ड्रोन जाकर पानी उससे प्रेशर से छोड़ सकेंगे। क्या साहब? जी बिल्कुल, इस शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या ट्रैफिक पर नज़र रखने के लिए जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है, उम्मीद की जा सकती है कि इस साल तो नहीं, अगले साल तो आपको जो है फायर ब्रिगेड के पास भी इसी तरीके का ड्रोन मिल जाएगा जो ऊपर से बरसात करता नजर आएगा कहीं भी आग लगने पर। हाँ, सही बात है। मेरे को लगता है थोड़ा दिन ऊपर से डंडा लगाने वाला ड्रोन भी आ जाना चाहिए, गाड़ी नहीं हटी ताड़ से डंडा से बाहर। हम पत्रिका खबर की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका में एक खबर बात करेंगे MR4 को लेके। ये पिछले CS से बनना था। ये MR4 पिछले CS से बनना था। रेलवे स्टेशन से सीधा जो है MR10 को टच करना था, इसको MR4 को। और ये आज भी आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। वो भागीरथपुरे की गलियों में जाके ये MR4 उलझ जाता है। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तक 4 लेन है, उसके बाद में फिर वही गली कूचे में जाके रह जाता है। CS थे 2028 में, पर उसके पहले इसकी क्या तैयारियां हैं, कहाँ पहुंचा हुआ, पर पूरी गाड़ी फंसी हुई है। ये रोड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग रेलवे स्टेशन से उतरेंगे वो इधर उधर जाने के बजाय इस रोड को सबसे पहले पसंद करेंगे, क्योंकि ये रास्ता बाहर की बाहर ही आपको उज्जैन के लिए ले जाएगा। क्या साहब? जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपके MR4 को लेकर गुत्थी ऐसी उलझी कि कई बार कहा जाता है कि बाधाएं दूर हो गई है, सड़क का रास्ता क्लियर हो गया है, इस उद्योगपति से जगह ले ली, इस विभाग से जो जगह ले ली, सारी चीज़ें हो गई है, पर भागीरथपुरा पर आकर गाड़ी अटक गई है। भागीरथपुरा लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन के सामने का वो वाला हिस्सा हैगा, जिस हिस्से में जो बसाहट बरसों पुरानी है। अब यहाँ पर सड़क को रास्ता चाहिए। रेलवे वालों ने पहले अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अभी 12 फुट की एक जो सड़क वहाँ से जो जा रही है, जिसको MR4 का हिस्सा कहा जाता है, वह ज़मीन भी रेलवे की है। रेलवे कभी भी उस ज़मीन को वापस ले लेगा और नगर निगम कुछ नहीं कर पाएगा। महापौर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग जो सड़क में बाधक आ रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना है। पर सवाल यही उठ रहा है
कि यहाँ के लोग जो दूसरे जगह शिफ्ट होना चाहते नहीं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कह चुके हैं कि इन आसपास ही कहीं बसा दिया जाए। वजह ये है कि ये लोग उस जमाने से यहाँ रह रहे हैं, अगर इन्हें यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट भी दे दोगे तो शहर के दूर जाकर इतनी दूर आप इन्हें छोड़ोगे कि ये काम धंधे के लिए शहर में नहीं आ पाएंगे। यानी आप रहने का आशियाना तो दे दोगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। सभी लोग बहुत छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, 15-25 के मकान हैं वहाँ, 10-25 15-25 के मकानों में जीवन बिता दिया है। और ये सब बहुत छोटी छोटी नौकरियाँ करके, छोटे छोटे कामकाज करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस क्षेत्र को छोड़ने के पीछे एक ही लालच है उनका, रहता है कि यहाँ से शहर में कहीं पे भी जाना हो तो वो कम से कम 9, 10, 11 बजे तक अपने घर पहुँच जाएंगे। और यही डर उनको जो है खाया जाता है कि अगर यहाँ से हट गए तो क्या होगा, ये MR4 फंसा रहेगा या बन जाएगा, आगे के उसमें देखा जाएगा कि क्या स्थिति रहेगी। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण में एक तो इंदौर से प्रीतमपुर का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है 20 किलोमीटर का, 2 मई को मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। कुल 12 लेन निर्मित होगी इसमें, सर्विस रोड सहित मिला के, मतलब 4 दूनी 8 लेन का बनेगा, फिर दोनों साइड पे 4 लेन अलग बनेगा ये, और 329 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पर इसके बनने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंदौर प्रीतमपुर का मार्ग जो है बहुत छोटा, मतलब बहुत तेज़ी से पूरा किया जा सके 30-35 मिनट के अंदर। दूसरा, व्यापारिक क्षेत्र को मदद मिलेगी और एक नया रोड आपको मिलेगा जिस पर उद्योग भी लग सकेंगे, कारोबार भी हो सकेगा और व्यावसायिक क्षेत्र में भी लोग वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रीतमपुर जो है हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। क्या सर? जी बिल्कुल, इंदौर से प्रीतमपुर की कनेक्टिविटी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने के पीछे मंशा भी यही बताई जा रही है कि इस कॉरिडोर के आसपास, पहले से तो पहले बता दूं कि 12 लेन का ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसमें 2 सर्विस लेन आप छोड़ दें तो 10 लेन का ये कॉरिडोर होगा। अगर इतना लंबा और इतना चौड़ा कॉरिडोर अगर आप बनाने जा रहे हैं तो उद्योगों को राहत होनी है। इसके आसपास जो है जितनी भी ज़मीनें हैं वे सारी ज़मीनें जो उद्योग के काम आएगी। मुझे लगता है इंदौर में इस तरीके के उद्योग लगेंगे जिनकी कनेक्टिविटी उन्हें अच्छी मिलेगी। सरकार अगर कनेक्टिविटी अच्छी दे रही है तो उनको दूसरी सुविधाएं भी सरकार अगर देगी तो यहाँ उद्योग तेज़ी से लगेंगे और रोज़गार मिलेगा। लोगों को इंदौर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी इंदौर की तासीर रही है, लोग इंदौर से बाहर कम जाते हैं, बाहर से लोग इंदौर खूब आते हैं। तो जो बाहर से इंदौर आने का सपना देख रहे हैं उन सबके लिए रोज़गार की मुझे लगता है सुविधा यहाँ होती जाएगी। और इस कॉरिडोर के आसपास जो है फिर जब उद्योग डलेंगे तो फिर बसावट भी होती जाएगी, तो ज़मीनें जो हैं आसमान के छुएगी। और एक अनुमान के अनुसार मैं मान के चलता हूँ कि 200 से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नहीं आ जाएगी। नहीं आने का मतलब ये हो जाता है कम से कम 1 लाख लोगों को नए सिरे से रोज़गार मिलने के अवसर बनेंगे। बड़ी बात है, ये होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री का प्रयास का जो प्रयास किया जा रहा है उसको धन्यवाद भी दिया जाना चाहिए। एक और खबर है, आज मुख्यमंत्री जी ने कल ऐलान कर दिया था कि मेरा हेलीकॉप्टर कहीं पर भी उतर सकता है। और आज उन्होंने खाता खोलते हुए खरगोन में अपना हेलीकॉप्टर उतारा है और वो अचानक उपार्जन केंद्र पे पहुंच गए और उन्होंने आज किसानों से बातचीत की गेहूं की खरीदी को लेकर। ये पहली बार हो रहा है, हालांकि लंबे समय से नहीं हुआ, पर मुख्यमंत्री ने जो किया है वो लंबे समय बाद मुख्यमंत्री को लोगों ने अपने कृषक वाले के उपार्जन केंद्र पर देखा। पर इतनी धमक हो गई है मुख्यमंत्री के आज उपार्जन केंद्र पर पहुंचने के बाद में कि इंदौर कलेक्टर भी आज जो है लक्ष्मी नगर मंडी गए, वहाँ किसानों से मिले, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ बातचीत की, उन्होंने अपना क्रम, ये सब जगह पर ये क्रम शुरू हो गया। एक मुख्यमंत्री का केवल एक छोटा सा प्रयास भी जो होता है वो पूरी व्यवस्था में कसावट कैसा लाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बधाई है मुख्यमंत्री को, कम से कम किसानों की समस्या अगर वहाँ हो भी रही होगी तो तत्काल निपटने की स्थिति आ जाएगी। क्यों सर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कल जो जलूद में जो सोलर प्लांट, नगर निगम के सोलर प्लांट की शुरुआत पर ही इशारा कर दिया था कि वे गेहूं उपार्जन केंद्र पर कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं। कल सिर्फ उन्होंने ऐलान किया और आज सुबह जो है वे खरगोन जिले में उतर गए सबसे पहले, उसके बाद शाजापुर में उतर गए, किसानों के पास से बात की, वहाँ की व्यवस्थाएँ देखी, वहाँ के इंतज़ाम देखे। इस मुख्यमंत्री का उतरना पूरे ज़िले में पूरे मध्य प्रदेश के जितने ज़िले हैं सब में हलचल पैदा कर गया और सारे कलेक्टर ने दौड़ लगाना शुरू कर दी। इंदौर की अगर बात कर ली जाए तो कलेक्टर शिवम वर्मा भी छावनी अनाज मंडी पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी मुख्यमंत्री का जो उड़न खटोला जो है इंदौर में भी उतर सकता है। हाँ, अपना खटोला बचा के रखो जी। अब हम प्रभात किरण खबर की बात कर ले रहे हैं। प्रभात किरण खबर में एक कल वहाँ कहाँ पे आयोजन हुआ ये वाला? जलूद महेश्वर के अंदर ये भव्य आयोजन हुआ। कल इंदौर को सोलर प्लांट से बिजली मिलने लगी, 60 मेगावाट बिजली, 60 किलोवाट 60 मेगावाट बिजली मिलने लग गई है। एक अच्छा प्रयास है निश्चित रूप से, और उन अधिकारियों को जरूर इस पर याद करना चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम में जरूर बोलना चाहता हूँ कि ये आप क्या सोचते हैं कि ये पूरी व्यवस्था राजनीतिक रूप से लाई गई? ये सोलर पैनल लाने और सोलर प्लांट लगने के पीछे की कहीं कहानी अगर छेड़ी किताब तो मेरे लगता है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले इस सोलर प्लांट को लगाने का प्रयास कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले सोलर प्लांट को लगाने का प्रयास हुआ था शुरू जब मोगे जी महापौर थे। मोगे जी महापौर थे तो उस समय ये बात आई कि
बिजली का बिल बहुत आ रहा है, उनके कोई जो भी उनके अधिकारी, जो भी उनके वो हुआ करते थे, जो उनके समर्थक, वो हमेशा कहा करते थे, किसी समर्थक ने उनसे कहा कि यार बिजली का बिल बहुत आता है, अपने को इस पर कुछ ठीक करना चाहिए साहब, आपके रहते हुए अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, और हो जाएगा। उस चक्कर में उन्होंने कहा हाँ ये बात ठीक है। और उस समय अधिकारी शायद मनी सिंह थे क्या, उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने इसका प्रयास शुरू किया, पर चूंकि उस समय तक इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 नहीं आया था, तो परिणाम ये हुआ उस समय पर कि ये गाड़ी आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि विंड स्क्रीन लगाने को लेकर या और भी तरीके से बिजली लेने को लेकर कोशिश की गई, पर लग रहा था कि इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए ये गाड़ी शुरू हुई पर कागजों में थोड़ी बहुत आगे बढ़ के बंद हो गई। इसके बाद दौर आया, फिर नए सिरे से जब दौर आया तब आया मनी सिंह जी का दौर, जी है ना। मनी सिंह जी का दौर आया जब माली गौड़ के कार्यकाल में, तब उन्होंने इसकी दस्तावेजी प्रक्रिया, चूँकि फर्स्ट प्राइज़ मिल चुका था, इंदौर को स्वच्छता का तमगा मिल चुका था, तो इंदौर में लोग पैसा लगाने को तैयार होने लगे थे। और जब होने लगे थे तो मनी सिंह जी के कार्यकाल में इसको आगे बढ़ाया गया, और इसमें क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या होगा, प्लान एंड प्लान, जितना इसके प्लांट कितना क्या होगा, कैसे क्या बिजली होगी, इसकी प्रोसेस पूरी शुरू की गई। और इस दस्तावेजी प्रक्रिया का जो एक बड़ा हिस्सा होता है उसे पूरा किया, और फिर मनीष सिंह जी भी चले गए यहाँ से। इसके बाद आशीष सिंह जी आए, आशीष सिंह जी ने इसी काम को फिर आगे बढ़ाया, और शेयर जो है इसका पब्लिक इशू लाने को लेकर कागज़ तैयार करने तक की स्थिति बना दी। सबसे कठिन काम होता है इसको सेबी में शामिल करवाना, और क्योंकि वहाँ 16 छन्ने लगते हैं, तब जाके सरकारी जो नगर निगम वगैरह जो होते हैं उनका पब्लिक इशू निकल पाता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार के पैसों में बड़ी मुश्किल होती है। तो 16 छन्नों के बाद प्रतिभा पाल इसको निकाल कर लाएंगे। उस समय आपको याद होगा शायद कि उसमें नगर निगम में परिषद खत्म हो चुकी थी और उसका कार्यकाल खत्म हो चुका था, और उन्होंने अपने प्रयास से, प्रतिभा पाल जी ने अपने प्रयास से इसको शुरू किया, और इसको पूरे 16 छन्नों से निकाल कर कंप्लीट करा के जब ले आई थी, उसके ठीक 15 या 20 दिन बाद में नगर निगम की नई परिषद का गठन हो गया था, और महापौर जी ने जाकर दिल्ली में इसके लिए पुरस्कार भी लिया था। मतलब कुल मिला के 4 अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरी योजना को ज़मीनी आकार देकर पूरा किया था। तो ये तो थी कहानी पीछे की। आगे की कहानी, मजमा किसने लूटा, वहाँ पे कार्यक्रम में कौन हीरो बने, और कहाँ कैसा क्या रहा, कुल मिला के किसके कोटे में रहा, पर महापौर ने वहाँ मजमा लूट लिया। क्या साहब? जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूँ, काम की शुरुआत भले किसी ने भी की हो, पर काम जब पूर्ण होता है तब जो शिलान्यास किया जाता है या तब जो पत्थर लगाया जाता है, उस पत्थर पे जिसका नाम होता है वही मुझे लगता है कि अजर अमर होता है। बात कर लेते हैं सोलर प्लांट को लेकर। सोलर प्लांट अफसरों की जो सोच से सोलर प्लांट की योजना बनाई गई थी, पर उसको अमल में जो आया है वो महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यकाल में आया। इस वजह से कल जो जलूद में कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पीठ थपथपाई है कि एक नवाचार किया है इंदौर नगर निगम ने, और ऐसा नवाचार जो दूसरे नगर निगमों को भी करना चाहिए। अपने दम पर 4.5 से 5 करोड़ रुपए महीने का जो बिल है उसके जो है खर्च कम किया जाएगा। हालांकि आपको बता दूंगा कि ग्रीन बॉन्ड के जरिए जो सोलर प्लांट को लगाने के लिए 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो जुटाए गए हैं, और जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है उन्हें डिविडेंड भी दिया जा रहा है। पर बड़ी बात यही है कि इंदौर में देश भर से लोगों ने पैसा लगाया सिर्फ इसी उम्मीद से कि सफाई में अव्वल छाया रहेगा, यहाँ जो प्लांट लगेगा वो कामयाब होगा। अब मैं दोपहर के पहले पेज की 2 या 3 खबरों की बात कर रहा हूँ। आज शेयर बाजार खुलते ही ऐसा औंधे मुंह गिरा है कि लहू लुहान हो गया पूरा बाजार। 1000 अंकों की गिरावट के साथ में 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा निवेशकों के स्वाहा हो गए। हमने आपसे कहा है कि अब शेयर बाजार में रोज़ चढ़ाव उतार घटता बढ़ता रहेगा। ये हार्मूज की खाड़ी में फिर युद्ध के हालात दिखने लगे, जो थोड़ी बहुत हालात सुधर रहे थे, वापस बाजार औंधे मुँह आ गया। पर इसी के साथ में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये हो रहा है कि रुपया बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। रुपया आज 95 को पार कर चुका है। ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 95 में 30 पैसे पर पहुँचना ये कोई शुभ संकेत रुपये के लिए नहीं। रुपया जितनी तेज़ी से रसातल में जा रहा है उतनी तेज़ी से हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है। जो आयात का पेट्रोल डीजल हम मंगाते हैं, कच्चा तेल, उसका खर्च उतनी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और उसके कारण ये हो रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार अब थोड़े समय अगर यही रही स्थिति तो लहराने लग जाएगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक खबर ये, एक खबर और आपको बता देता हूँ मैं। केंद्र सरकार लगातार अब बिना कर्ज उठाए काम अपना नहीं बढ़ा सकती। इसके चलते 215 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अब केंद्र सरकार पर हो चुका है। इसमें बाहरी कर्ज भी है, भीतरी कर्ज भी है, मतलब जो बैंकों से उठा लिया जाता है, जो बॉन्ड जारी करके उठा लिया जाता है, जो बॉन्ड बाजार से उठा लिया जाता, ये भी कर्ज शामिल है इसके अंदर। पर इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि केंद्र सरकार को अब इस साल से 14 लाख करोड़ रुपए की ब्याज की किस्त देना शुरू करना पड़ रहा है।
अब हमारा रेवेन्यू जो मॉडल है अगर उसमें अगर टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हुआ तो ये पूरी व्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर दिखाई पड़ेगा, न विकास कार्य दिखेंगे, क्योंकि जीडीपी का 85% मतलब 100 रुपये में से 85 रुपये जो है अब आपके कर्ज चुकाने और इन सब चीज़ों में जाएंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राज्यों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। राज्यों की हालत, तमिलनाडु सर्वाधिक कर्ज में डूब चुका है और इसके अलावा अन्य राज्यों की हालत अगर करते चले हम तो मध्य प्रदेश 9वें नंबर पे है और अभी मोहन यादव जी 5,600 करोड़ का कर्ज 1-2 दिन में ही उठाने वाले हैं। काय के लिए उठाने वाले हैं? सब्सिडी, लाडली बहना, तनख्वाह बांटने के लिए, इन सब के लिए पैसे की स्थिति नहीं है, इसलिए नए कर्ज उठाने पड़ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि भविष्य में कर्ज चुकाने की व्यवस्था की कोई तैयारी तो नहीं दिखती, पर कर्ज उठाने की व्यवस्था में सभी राज्यों ने अपना आरबीआई को आवेदन दे दिया है जो 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का है। ऐसे में सरकारों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत ये होगी कि जिस महीने अगर सरकार को कर्ज नहीं मिले सरकारें हिलने लग जाएंगी। तो हम और आप समय के साथ देखेंगे कि क्या वित्तीय संतुलन बना रहेगा और क्या वित्तीय संतुलन बिगड़ेगा। दोपहर न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम है, हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, खबरों का चयन करते हैं आपको लेकर। शेखर जी उन खबरों के पीछे की बहुत सारी जानकारी आपको अतिरिक्त दे देते हैं जो शायद घर बैठे आपको तलाश करने में नहीं मिल पाएगी। शहर के 4 चुनिंदा अखबार चुने जाते हैं जिसके अंदर सारी जानकारियाँ अलग अलग क्षेत्रों से वो उठाई जाती जो अमूमन एक साथ मिलना बहुत कठिन होती है। तो हमारा आपसे आग्रह है, ये कार्यक्रम आपके लिए बनता है, आप अगर इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कार्यक्रम बेहतर है। हमारा आग्रह केवल ये है कि इस कार्यक्रम को लाइक करिए और अपने लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए ताकि इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से हम बनाकर आपको पेश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।